हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं ईवीएस टेस्ट सेकंड के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा मैथ्स बाय पी के चैनल पर। यदि ये आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस जनजाति का आवास इग्लू है? यानी कौन सी जनजाति है जिसके आवास को इग्लू कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मसाई, ऑप्शन नंबर बी एस्किमो, ऑप्शन नंबर सी कजाक और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्किमो। अब एस्किमो होता क्या है? तो ये एक बर्फ से निर्मित गुंबदनुमा क्या होती है, आकृति होती है। आपने देखा होगा पहाड़ बर्फीले क्षेत्रों में ऐसे घर बने रहते हैं, बर्फ से निर्मित होती है, गुंबदनुमा आकृति होती है। अब इसे बनाया कहाँ पे जाता है? तो मुख्यतः यह कनाडा और मध्य आर्कटिक ग्रीनलैंड के कुछ क्षेत्रों में, खुले क्षेत्रों में लोगों द्वारा बनाई जाती है। ओके, अब इसकी और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि इग्लू के यानी इस घर के अंदर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो अंदर का तापमान होता है -7 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तथा बाहरी तापमान, ये अंदर का हो गया, बाहरी तापमान कितना होता है? तो बाहरी तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में होने की वजह से बाहर का तापमान तो बहुत ही कम रहेगा, -45 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा अंदर का ये तापमान शरीर के तापमान से लेवल में -7 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, किस जंतु के आवास को कैनाल कहेंगे तो वो हो जाएगा कुत्ता, डॉग। ओके दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय धरोहर पूछा गया है यहाँ पे। जो राष्ट्रीय धरोहर हो तो प्राथमिक विद्यालय, निजी अस्पताल, ताजमहल या नन ऑफ दीज। तो राष्ट्रीय धरोहर जो हमारी राष्ट्र की संपदा है वो क्या हो जाएगी? धरोहर ताजमहल। ताजमहल को राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। ये निजी नहीं होगा, और प्राथमिक विद्यालय ये शासित चीज़ है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ताजमहल। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन एक सार्वजनिक संपत्ति है? निम्न में से कौन एक सार्वजनिक संपत्ति है? फर्स्ट है सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सालय, मंदिर या उपरोक्त सभी। अब दोस्तों हमें बताया गया है यहाँ पे कि सार्वजनिक संपत्ति को फाइंड करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति वो होती है जहाँ पे सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए, मतलब ऑप्शन खुले रहते हैं। वो सभी लोग, चाहे किसी भी समुदाय जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वहाँ पे आ जा सकता है और अपने कार्य को वहाँ पे करवा सकता है, ठीक है ना। जैसे सरकारी प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो पढ़ सकता है। सार्वजनिक चिकित्सालय, यानी वहाँ पे आप इलाज करवा सकते हैं। मंदिर, यहाँ पे भी हर वर्ग के व्यक्ति जा सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बया रहती है, क्वेश्चन पूछा गया है, बया रहती है कहाँ पे रहती है? घर में, दड़बे में, बिल में, घोंसले में। अब बया यहाँ पे क्या है, पहले तो ये हमें समझना होगा। बया एक पक्षी है दोस्तों, किसका नाम है? पक्षी है। बया एक पक्षी है जो कहाँ पे रहेगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, घोंसलों में रहेगी, ठीक है ना। अब बया के बारे में हमें और क्या जानकारी मिलती है? बया यह एक बुनकर समुदाय का पक्षी है, ठीक है ना, और उनका एक सदस्य है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है दोस्तों? तो यह भारतीय उपमहाद्वीप व दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि बया पक्षी कहाँ पे पाया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में यह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कुत्ता मछली का आवास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ता मछली का आवास है। अब पहले तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कुत्ता मछली होती क्या है एक्चुअली। तो ये कहाँ पे रहती है? नदी में रहती है, तालाब में रहती है, झील में रहती है या समुद्र में रहती है? तो दोस्तों आपको बताना है
कि कुत्ता मछली का आवास, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। इस समुद्र में पाई जाती है। अब इसे कुत्ता मछली क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इसका जो चेहरा होता है वो कुत्ते के आकार से मैच करता है, ठीक है ना। उसके बारे में और क्या जानते हैं? तो ये कुत्ता मछली होती है, यह सबसे छोटी यानी छोटी शाक परिवार की मछलियाँ हैं। छोटी शाक परिवार, जो शाक मछलियाँ होती हैं उनके परिवार में छोटी मछलियाँ हैं, उसको कुत्ता मछली बोलते हैं। ओके, कहाँ पर पाई जाएगी ये? समुद्र में, मीठे पानी, मीठे जल समुद्रों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपने देखा होगा CO2 छोड़ते हैं पेड़ पौधे, कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी कार्बन को जलाने से उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी वाहन वगैरह धुएं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, अब अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। तो अम्ल वर्षा में और होता क्या क्या है? अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं, वाटर के साथ क्रिया करते हैं यानी HO2 के साथ, तो क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? नाइट्रिक अम्ल। जब सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल बनाएगा और सल्फर डाई से क्या बनेगा? गंधक। और यही गंधक तेजाब बनाता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अम्ल वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। अब अम्ल वर्षा होती है कैसे दोस्तों? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये? जैसे चिमनियाँ हो गई, कारखानों की चिमनियाँ, और बस हो गई, और स्वचालित वाहन हो गए, जितने भी वाहन चलते हैं डीजल से, पेट्रोल से, जब इनसे धुआं निकलता है तो उनमें कौन ज़्यादा निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये हवा में मिलकर कहाँ चले जाते हैं? ऊपर बादलों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जब वो वाटर नीचे की तरफ गिरता है तो वो जहरीला पानी होता है, यानी उसमें एसिड मिला होता है, इसे ही हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहेंगे। ओके दोस्तों, इसे अम्ल वर्षा कहेंगे, ठीक है ना। इससे और क्या क्या जानकारी मिलती है आपको कि अम्ल वर्षा केंद्र, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ है, तो अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ हो जाएगा? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में होगा अम्ल वर्षा केंद्र। कहाँ पे होगा? मैनचेस्टर में। ओके दोस्तों, अभी मैनचेस्टर पड़ता कहाँ है? तो ये UK, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। कहाँ पे पड़ेगा? इंग्लैंड में। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पे है, आप बताएंगे मैनचेस्टर। कहाँ पे पड़ता है? ये इंग्लैंड में पड़ता है। ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड और थोड़े फैक्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। अब आपसे इंटरनेशनल पूछ ले तो अंतर्राष्ट्रीय वर्षा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ओस्लो में है। कहाँ पे है दोस्तों? ओस्लो में। अब ओस्लो कहाँ पे पड़ता है? यह नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है ना। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन यानी CFC से, मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या सभी से, यानी जो अर्थ पे जो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना, हीट बढ़ रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सभी क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये सभी क्या करते हैं? हीट को बढ़ाते हैं, इसलिए सभी हो जाएंगे। यानी वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम क्रिया योजना प्रकाशित की गई। भारत की जो जलवायु परिवर्तन हुआ है इस पर प्रथम क्रिया, राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब की गई, आपको बताना है।
2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका 2008। यानी आपको बताना है भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई 2008 में। ओके दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन से पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? अब आपको समझना है कि वैसे तो सारी चीज़ें क्या करेंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी एक अलग अलग माध्यम से, बट हमें ये देखना है कि इन सब में वो कौन सा है जो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो कागज़ आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये सड़ जाता है, मिट्टी में जल्दी से मिल जाता है। कपड़ा भी धीरे धीरे गल के क्या हो जाता है, मिट्टी में चेंज हो जाता है। धातु आपको पता है सारी मेटल कहाँ पे पाई जाती हैं, मिट्टी में पाई जाती हैं। अब लास्ट बचता है आपका प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों, मिट्टी में कई हज़ारों साल तक क्या होता है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके अपघटन की क्रिया बहुत जटिल होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये लंबे टाइम तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, प्लास्टिक। ओके दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझा हो और या इससे आपको सीखते हो, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दोस्तों आपका सपोर्ट बना रहे। जय हिंद दोस्तों।